हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ चुके थे, इसकी वर्किंग के बारे में और इसके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, जो इक्वेशन आई थी आपके पास डिफ्लेक्शन की फाई इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू आई, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। और इसकी जो स्केल बन रही थी वो कैसी थी? लीनियर स्केल। और जो गैल्वेनोमीटर, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको जनरली तीन तरीके से यूज में लिया जा सकता है। एक तो करंट डिटेक्टर, करंट डिटेक्टर जो होता है ये किसी भी सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस या एब्सेंस को बताता है और उसकी डायरेक्शन को भी बताता है ना। इसके अंदर जो करंट डिटेक्टर में स्केल होता है और जो नल पोजीशन होती है वो एकदम सेंटर में होती है और दोनों तरफ स्केल बनी होती है। तो जैसे आप सर्किट में इसको जोड़ेंगे तो अगर डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और डिफ्लेक्शन नहीं आया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है तो करंट इधर चल रहा है, डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये आपका करंट डिटेक्टर की फॉर्म में आप गैल्वेनोमीटर को काम में ले सकते हैं। दूसरा आप एमीटर और तीसरा वोल्टमीटर के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं, है ना। You can use galvanometer as an ammeter, as voltmeter or the current detector। अच्छा, अब जब इसको वोल्टमीटर या एमीटर की तरह काम में लिया जाता है तो इसको डायरेक्टली एमीटर नहीं बनाया जा सकता। जैसे गैल्वेनोमीटर को मैं डायरेक्टली एमीटर नहीं बना सकता हूँ, डायरेक्टली वोल्टमीटर नहीं बना सकता हूँ। कुछ मुझे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तब जाके बनता है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में डायरेक्ट क्यों नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। आप ये जान रहे हो कि भाई फाई इक्वल टू कितना था? एन ए बी बाई सी इंटू आई। जहां पे जो फाई बाई आई टर्म है ये कहलाती है सेंसिटिविटी। क्या कहलाती है? सेंसिटिविटी। ओके, अच्छा जी। अब सेंसिटिविटी तब बढ़ती है जब आप कितनी चीजों पर डिपेंड करिए, एन ए बी और सी पे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितने बढ़ाए जाएंगे उतने आपके गैल्वेनोमीटर की, इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, या आगे जाके पढ़ेंगे ना करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। यूनिट करंट इनपुट के लिए जो डिफ्लेक्शन आता है वो करंट सेंसिटिविटी कहलाता है ना। अगर किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर आप यूनिट यानी 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराओ तो उसमें जितना डिफ्लेक्शन आएगा, दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर में करवाओ, देखो अगर यूनिट करंट फ्लो कराऊं मैं, आई की वैल्यू अगर 1 ले लूं 1 एम्पीयर, तो जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 5 इक्वल टू एन ए बी बाई सी आएगा, ये डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था इसके ऊपर डिपेंड करेगा? यस सर। अब दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं सर। एरिया अलग हो सकता है, बी भी अलग हो सकता है, सी भी अलग हो सकता है। तो दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर लोगे तो दोनों 1 एम्पीयर करंट के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन दे सकते हैं। जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो आपका मोर सेंसिटिव कहलाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी। इवन मोर सेंसिटिव होना भी नुकसानदायक है ना। गैल्वेनोमीटर ये आपका सेंसिटिव होना चाहिए पर ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए ना। अच्छा जी, अब मैं जब करंट डिटेक्टर की फॉर्म में इसको काम में लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि हल्का सा करंट फ्लो कराते ही डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा आए। कम करंट के साथ डिफ्लेक्शन ज्यादा, यानी करंट सेंसिटिविटी में चाहता हूं ज्यादा, ताकि आप इजीली करंट को डिटेक्ट कर पाओ। इसके लिए आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के अंदर लगते हैं, उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, इसमें जो आप टर्न्स को इसके ऊपर यूं लगाते हो ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बढ़ती है, एन की वैल्यू, तो क्या गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर लगा हुआ है क्या उसकी लेंथ भी बढ़ेगी? यस सर। ज्यादा करंट लगाओगे तो ज्यादा लंबा वायर लगेगा। अच्छा, और लेंथ बढ़ेगी तो बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। तो बोला कि इसको आप डायरेक्टली एमीटर की फॉर्म में काम में नहीं ले सकते। क्यों? देखो, पहला कारण, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इसमें आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई,
ये T लगाई, ये R रेजिस्टेंस है, ये V है। तो अगर आप इसमें करंट का अमाउंट निकालो तो करंट कितना आएगा बेटा, इसमें V बाई R आएगा, बोलो करंट आएगा। आपने करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया आपने, ठीक है, एमीटर की तरह। तो आप जानते हो कि इसका रेजिस्टेंस भी होगा, मान लो इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का Rg, कितना रेजिस्टेंस है Rg। तो जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, अब सर्किट में जो करंट है वो हो जाएगा V अपॉन R प्लस RG, इतना करंट हो जाएगा सर्किट के अंदर। क्या सर्किट के अंदर का करंट I डैश है, क्या वो I से कम आएगा? यस सर। तो जैसे आप इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा, और जो सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट था उसके अमाउंट को भी चेंज कर देगा। तो बोले सर तो इसको लगाओगे, इसको मेजर करना था आई करंट, पर इसको लगाते ही करंट आई डैश, तो आई डैश मेजर करके इसके अंदर से जो करंट जाएगा ये तो उसको मेजर करके बताएगा। तो सर ये करंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कम आएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये रीडिंग एक्यूरेट दे तो Rg टेंड्स टू 0 होना चाहिए, Rg टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी जो आप ये डिवाइस लगाओ इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, और जो आइडियल एमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस तो 0 ही माना जाता है। आइडियल का मतलब जो एक्यूरेट रीडिंग दे, उसके लिए बेटा जो आप एमीटर लगाओगे उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर भी जो आप रियल एमीटर होते हैं उनमें भी उनका जो रेजिस्टेंस है टेंड्स टू कितना होना चाहिए, 0, यानी बहुत कम होना चाहिए, तब ये जाके एक्यूरेट रीडिंग देगा। अब सर Rg को कैसे कम करें? Rg को कम करने के लिए बेटा वही बात है, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर लगा है उसकी लेंथ को कम कर दो तो बेटा R कम हो जाएगा। पर लेंथ कम करने से क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी, तो आपकी जो डिवाइस है वो लेस सेंसिटिव बन जाएगी। तो ऐसा करना तो सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप ऐसा करके नंबर ऑफ टर्न्स कम करके उसका रेजिस्टेंस घटाओगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो सेंसिटिविटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो जो पहली प्रॉब्लम आ रही थी इसको डायरेक्टली एमीटर या वोल्टमीटर की फॉर्म में क्यों काम नहीं लेते, क्योंकि बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा, और ये सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, टोटल रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है, और सर्किट के करंट को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए आप इसको डायरेक्टली कैसे काम में नहीं ले सकते, एमीटर की तरह, ठीक है। भाई देखो गैल्वेनोमीटर है, लीनियर स्केल है, आपके लिए तो बहुत अच्छा था। आपके जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर था, आपने इसमें से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराया, मान लो नीडल यहाँ से यहाँ आई तो आपने यहाँ पे लिख दो 1 एम्पीयर, फिर आपने 2 एम्पीयर फ्लो कराया, फिर नीडल यहाँ पे आई मान लो तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पीयर। तो अब जब भी आप अननोन करंट फ्लो कराए और ये इसके बीच में आया तो आपने डिवीजन तो लीनियर स्केल है तो इक्वल इक्वल डिवीजन कर लो, तो क्या ये आपको करंट मेजर करके दे सकता था? यस सर, मेजर करके दे सकता था। पर दिक्कत ये आ रही थी, अगर आप जो आपका गैल्वेनोमीटर था अगर आप उसकी स्केल के ऊपर ऐसे मार्किंग कर देंगे नॉन करंट फ्लो करा के और फिर इक्वल इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देंगे तो ये करंट बेशक मेजर करेगा, पर आपको पता है कि जैसे ही आप इसको सर्किट में लगाओगे इस सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, चेंज, तो सर्किट का करंट ही चेंज हो जाएगा, तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट देगा नहीं। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, आपको बोला जाए कि आप डायरेक्टली क्यों काम में नहीं ले सकते गैल्वेनोमीटर को एमीटर की फॉर्म में, तो आप पहला कहोगे कि भाई पहला कारण है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसको अगर सर्किट में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने वाला है और सर्किट के करंट को भी चेंज करने वाला है। दूसरा भाई जो गैल्वेनोमीटर है इसकी मैं सेंसिटिविटी हाई रखता हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो तो ये ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। अच्छा जी, तो जो करंट डिटेक्ट करना था जब आपको, तो आप चाहते थे स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन, क्यों चाहते थे ऐसा कि कभी थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए करंट है या नहीं है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि जो इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, जैसे मान लो ये मिडिल ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट, मान लो ये 0.5 एम्पीयर पे फुल स्केल रीडिंग दे रही है, तो देखो ये इससे ज्यादा करंट तो कभी मेजर ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लो आप 0.5 एम्पीयर डालोगे तो निडल यहाँ आ गई, अब आप 1 एम्पीयर डालोगे तब भी निडल तो यहीं आ जाएगी, तो ये तो फुल स्केल है ना, इससे ज्यादा तो आपकी स्केल ही बड़ी नहीं है। तो क्योंकि इसका जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये हाई करंट को भी मेजर नहीं कर पाता है। हर बार जो आपकी निडल है पॉइंटर है फुल स्केल पे जाके रुक जाएगा। तो जो दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इसको डायरेक्टली काम में नहीं लिया जाता उसके लिए कि स्मॉल करंट्स के लिए, ये स्मॉल करंट्स के लिए क्या देता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
ये दो प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से इसको डायरेक्टली काम में नहीं ले रहा था। जैसे मान लो आप एमीटर की फॉर्म की सर्किट में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, आपने लगा दिया भाई गैल्वेनोमीटर भाई फुल रीडिंग दे रहे हैं क्योंकि सेंसिटिविटी हाई है। ये तो 0.5 एम्पीयर पे फुल, और 0.5 से कम होता करंट जब ये रास्ते में रुकती, और 0.5 से हाई करते हैं तो ये फुल स्केल रीडिंग देगा, तो आपको पता ही चलेगा करंट कितना है। आप थोड़ा सा करंट फ्लो कराओगे फुल स्केल रीडिंग, थोड़ा सा करंट फ्लो कराओगे फुल स्केल रीडिंग। तो दो प्रॉब्लम आ रही है। पहले प्रॉब्लम कि भाई इसका रेजिस्टेंस हाई होता है गैल्वेनोमीटर का, तो डायरेक्टली यूज करोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल करंट के लिए फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे देता है, इसलिए आप इसको एमीटर की फॉर्म में काम में नहीं ले पाते। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूं तो मैं इसको एमीटर की फॉर्म में काम में ले सकूंगा, क्योंकि करंट के साथ तो ये डिफ्लेक्शन तो देता ही है, तो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये मेजरमेंट, और वो भी लीनियर वेरिएशन हो रहा है, phi is directly proportional to I, तो एक अमाउंट ऑफ करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। यस सर, तो बेटे करंट को मेजर तो कर सकता था, पर इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से इसको डायरेक्टली काम में नहीं लिया गया एमीटर की फॉर्म में। तो भाई एक नया तरीका सोचा गया कि भाई रेजिस्टेंस कैसे रिड्यूस करें, नंबर ऑफ टर्न्स तो कम कर नहीं सकते तो वरना सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, तो क्या करें, तो ऐसा किया गया कि एक सोचा गया कि देखो अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इट इज लेस देन R1 एज वेल एज इट इज लेस देन R2, तो ये इन दोनों से ही कम आता है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस Rg है इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दूं, बहुत छोटा, ठीक है, ये जोड़ दूं, इस छोटे रेजिस्टेंस को बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस, जो इसके पैरेलल में जोड़ा जाता है ना, शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगर ये जोड़ दूं तो जो अब ये जो डिवाइस बनेगी नई इसके पैरेलल में जोड़ते ही, तो जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो शंट रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, और शंट रेजिस्टेंस तो आपको जोड़ना है। तो अगर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये जो पहली प्रॉब्लम है, जो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने शंट रेजिस्टेंस जोड़ा, इस पूरी डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब इसको सर्किट में जोड़ो, इसको डायरेक्ट में जोड़ो सर्किट में, अब इसको सर्किट में जोड़ लो यहाँ से इन दोनों पॉइंट से, तब रेजिस्टेंस तो वही कम हो गया, और जबकि नंबर ऑफ टर्न्स मैंने चेंज भी नहीं करे हैं, यानी सेंसिटिविटी को बिना इफेक्ट किए मैंने क्या कर लिया है बेटा, इसका रेजिस्टेंस तो कंट्रोल कर लिया है। अब बात आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन की। मान लीजिए ये जो गैल्वेनोमीटर था ये IG करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, क्या दे रहा था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था मान लीजिए IG करंट पे। तो देखो गैल्वेनोमीटर तो वैसे कैसे, जब भी इसमें IG करंट जाएगा तब ये फुल स्केल रीडिंग देगा। अब मान लो ये करंट आया I, तो I में अब आपको पता है ये I पूरा पूरा ऊपर नहीं जाएगा, कुछ नीचे जाएगा कुछ ऊपर जाएगा। अच्छा जी, अब जो ऊपर से करंट जाएगा नीचे से करंट जाएगा, वो इन दोनों के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कितना कितना जाएगा। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगा। अच्छा, शंट रेजिस्टेंस कम है तो यहां से मैक्सिमम करंट इधर निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल भी बताऊं, जैसे मान लीजिए फुल स्केल रीडिंग जो रीडिंग दे रहा था 0.5 एम्पीयर था मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से आपने करंट फ्लो कराया मान लीजिए 10 एम्पीयर, तो 10 एम्पीयर दो से डिवाइड हुआ, तो मान लीजिए इधर हुआ 9.5 और इधर हुआ 0.5। तो देखो जब सर्किट में करंट 10 एम्पीयर होगा तब ये फुल स्केल रीडिंग देगा, 10 एम्पीयर से कम होगा तो फुल स्केल से कम ही रीडिंग देगा। तो देखो ये 10, जब सर्किट में करंट 10 एम्पीयर है तब जाकर ये फुल स्केल रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये 10 एम्पीयर तक तो सर्किट के करंट को मेजर कर सकता है, वो तो मैं स्केल को कैलिब्रेट कर लूंगा। इसके अंदर जब 0.5 इसकी स्केल को मैं ऐसा बना लूंगा, मुझे पता है जब ये फुल स्केल रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट कितना है, 0.5 है, और जब इसमें 0.5 है तो सर्किट में कितना होगा, मान लीजिए 10, तो मैं यहाँ पे 0.5 को हटा के यहाँ पे 10 लिख दूंगा और अब स्केल को इक्वल डिवाइड कर लूंगा। तो जब भी ये यहाँ पे रीडिंग देगा 10 पे, तो मुझे पता है कि सर्किट में करंट कितना हो गया है 10 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है इस टाइम 0.5 एम्पियर। अच्छा जी, तो मैं ये चाहता था कि जो आप टोटल करंट फ्लो कराओ उसमें से थोड़ा सा पार्ट ही ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा, और बचा हुआ ये मैक्सिमम पार्ट नीचे से आए। अब मैं कहूं बेटा इसमें से कितना करंट आएगा, इसमें से जो करंट आएगा शंट रेजिस्टेंस में से वो आएगा, देखो रेजिस्टेंस ऊपर वाले का और RS प्लस RG इंटू I। करंट डिवाइड करना सिखाया था ना मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा जी, अब आप जानते हो कि RS जो है
वो आर जी के कंपेरिजन में तो नेग्लिजिबल है। तो देखो आर जी से आर जी गया, यानी आई एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई, यानी जो भी करंट फ्लो कराओगे उसका मैक्सिमम करंट आपका नीचे से निकल जाएगा, ऊपर से बहुत स्मॉल करंट जाएगा। तो और देखो अब बहुत कम करंट जा रहा है तो आप इधर करंट बढ़ाते जाओगे तो देखो आईजी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और ये यहां से इसमें से, जैसे मान लो आप आई को उठा रहे हो, आईजी की अगर मैं कहूंगा इसमें से कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, तो आईजी की वैल्यू कितनी आएगी, रेजिस्टेंस इसका ले लो आर एस अपॉन आर एस प्लस आर जी इंटू टोटल करंट, ऐसे ही जैसे इसमें निकाला है। ठीक है, अब देखो आर एस प्लस आर जी, अब आर एस और आर जी तो आप चेंज नहीं करो, तो आई को बढ़ाओगे तो आई जी बढ़ेगा, यस सर। और जब आई जी की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी आई जी के बराबर हो जाएगी, उस समय ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। अच्छा, जिस समय इसकी वैल्यू आई जी होगी तो उस समय सर्किट में करंट क्या है, आई, उस समय सर्किट में करंट क्या है, आई है। तो जब सर्किट में आई करंट फ्लो होगा तब जाके इसमें करंट आई जी होगा और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो कितना मेजर कर सकता है बेटा, आई को मेजर करने लग गया। पहले तो देखो अब आप इसको डायरेक्ट जोड़ते तो 0.5 एम्पीयर करंट सर्किट में होते ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता। अब आपने इसको ऐसा जोड़ा है तो सर्किट में 10 एम्पीयर करंट, 20 एम्पीयर करंट, इस टाइप से मतलब जो करंट हो जाएगा, उसके बाद भी इसमें फुल स्केल रीडिंग नहीं आ रही, यानी ये इतना हाई करंट मेजर करने लग गया। अच्छा जी, और देखिए थोड़ी थोड़ी बातें। अच्छा, तो भाई दो प्रॉब्लम थी, दोनों शॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दें। तो पहला तो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व, और दूसरा जो ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा था स्मॉल से करंट के लिए वो भी सॉल्व। अब आप थोड़ा ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तब भी फुल स्केल रिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो कराने पर भी मैक्सिमम करंट तो किधर से निकल जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में से, ऊपर से जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से वो कम ही जाएगा, और गैल्वेनोमीटर तो रीडिंग उसमें से फ्लो होने वाले करंट के अकॉर्डिंग देगा। अच्छा जी, तो कुल मिलाकर जो एमीटर बनाया गया वो ऐसा बनाया गया, गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस ये, और भैया ये पूरी डिवाइस कहलाई एमीटर। क्या कहलाई, एमीटर। अब मैं कहूं बेटा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इतना रेजिस्टेंस होगा। आप तो जानते ही हैं जैसे कि RS तो RG कंपैरिजन में नेग्लिजिबल शंट रेजिस्टेंस है, बहुत कम रेजिस्टेंस आपने इसके पैरेलल में जोड़ा है, तो RA की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू RS आ जाएगी, जो आप शंट रेजिस्टेंस जोड़ोगे उसके लगभग बराबर आ जाएगी। और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इसलिए आप कम से कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, आपका एमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो व्हाट इज द एमीटर, एमीटर क्या है, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अच्छा जी, अब देखिए मान लो जब इसमें आई करंट है तब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जा रहा है आईजी। तो आईजी क्या है, आईजी को बोला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आईजी को बोला जाएगा। अच्छा, आई क्या बोला जाएगा, आई ये कहलाएगा रेंज ऑफ एमीटर, कि एमीटर किस रेंज तक, यानी सर्किट में कितना करंट है जहां तक ये मेजर कर सकता है। तो बेटा जब तक सर्किट में करंट आई नहीं होगा ये फुल स्केल रीडिंग ही नहीं देगा, तो अब कहां तक मेजर करने लग गया, आई करंट तक, रेंज ऑफ एमीटर। चलिए जी, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और समझिए, अगर मैं देखूं तो इधर से करंट आईजी गया तो इसमें जो करंट बचा वो बचा आई माइनस आईजी, ये इसमें करंट बचा। क्या ये दोनों डिवाइस पैरेलल में है, यस सर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, करंट। अच्छा जी, तो आपने क्या किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, आईजी, और इसका रेजिस्टेंस मान लो आरजी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू आर एस। तो जो आर एस की वैल्यू है शंट रेजिस्टेंस वो होगा आपके पास आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी, ये आर नहीं ये आर एस है, ये आर जी, इसको लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। देखो
आज क्वेश्चन में जनरली आपसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ही पूछेगा। अब देखो, अब आप थोड़ा सा गौर देखो, आईजी क्या है, आपसे कहेगा एक गैल्वेनोमीटर था जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन इतने करंट पे दे रहा है, इसका मतलब आपको आईजी दे रखा है। आप उसको कहेंगे इसको कन्वर्ट करो एक ऐसे मीटर में जो 0 से 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो कहां तक मेजर करना है? 10 एम्पियर तक। मैक्सिमम उसका कितना है, रेंज उसकी कितनी जा रही है? 10 एम्पियर। तो आई वैल्यू हो जाएगी 10, आई हो गया फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट, और आर जी हो गया क्या, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना था। तो बताओ कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ूं? तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बाद में इस पे और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आप इसके ऊपर। चलिए, मैंने बोला आपसे कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम, 1000 ओम है। ठीक है, अच्छा ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो है मान लीजिए 4 मिली एम्पियर। कितना है? 4 मिली एम्पियर। मुझे इसको एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो जिसकी रेंज हो 0 to 10 एम्पियर, यानी वो 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो 10 एम्पियर यानी उसकी मैक्सिमम करंट उससे कितना फ्लो हो सकता है? 10 एम्पियर। मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है वो कितना मेजर कर सकता है? 10 एम्पियर। और ये फुल स्केल रीडिंग कितना देगा? 4 एम्पियर। इसका मतलब जब सर्किट में करंट 10 एम्पियर हो उस टाइम गैल्वेनोमीटर में करंट कितना चला जाना चाहिए? 4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो बस शंट रेजिस्टेंस ही तो जोड़ना है। तो इसने पूछा कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ूं कि ये गैल्वेनोमीटर इस एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। आर इसकी वैल्यू कितनी होती है? IG अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायग्राम बना लीजिए, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ लीजिए? शंट रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल बराबर कर लीजिए जो अभी आपने मेथड लगाया था। आप मेथड लगा के सोल्व कर लीजिए अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है। बाकी फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई कितना कितना रखें? आई जी की वैल्यू कितनी है? 4 मिली एम्पियर, यानी 4 × 10⁻³ आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 माइनस 4 × 10⁻³ और आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1000। तो सोल्व करने के लिए हमेशा इसको नेग्लिजिबल मान लो नीचे से। एक्चुअल तो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। पर आपको पता है कि जो ये फुल स्केल रीडिंग बहुत कम करंट देता है, देखो मिली एम्पियर है, तो इसको अगर आप नेग्लिजिबल मान लोगे तब भी कोई खास आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप इसको नेग्लिजिबल मान लो। इसको नेग्लिजिबल मानते ही देखो आपके पास कितना होगा? ये बराबर आएगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखो ऊपर आ रहा है 4 × 10⁻³ ये ऊपर आ रहा है, और नीचे कितना बचा? 10, तो 10 को भी ऊपर ले जाओ 10⁻⁻1, और एक यार है भाई ये 10 का क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आया? 0.4 ओम। ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ इतना रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो वो इस रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। चलो जी, चलो आगे देखिए थोड़ा सा। अब दूसरा कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, वोल्टमीटर सर्किट में कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, तो वोल्टमीटर लगता है बेटा ऐसे रेजिस्टेंस के पैरेलल में, है ना। वो क्यों लगता है भाई रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में? इन दोनों पॉइंट, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है उन दोनों को इसमें कनेक्ट करेंगे तो इस पैरेलल में लग गया। ठीक है, मान लीजिए जब ये नहीं लगाया था, जब सर्किट में करंट था आई, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो कितना होगा बेटा? IR। कितना होगा? IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस था इसको कनेक्ट करने से पहले इसके अक्रॉस। अगर मैं आइडियली देखूं या थ्योरेटिकल देखूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I × R होगा। अब आपने जैसे ही ये वोल्टमीटर यानी फिलहाल जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो क्या इसमें से कुछ करंट IG ऊपर चला गया? यस सर। और बचा हुआ करंट किधर है? I माइनस IG इधर है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बचा V डैश, वो कितना बचा? I माइनस IG इंटू R। ये बचा भाई, इतना सा रेजिस्टेंस बचा। अच्छा सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस
जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को करेक्ट करने से पहले था कितना, इतना। तो देखिए तो इनएक्यूरेट रीडिंग देगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो इस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया, ये तो इसके सिर्फ कनेक्शन की वजह से हो गया, अपन ने तो मेजर करने के लिए लगाया और इसने रीडिंग ही चेंज कर दी पोटेंशियल डिफरेंस की ना। तो इसकी वजह से देखो जो ये वोल्ट मीटर है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन क्या आया था कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में कौन सी बेटर डिवाइस है, तो पोटेंशियोमीटर आप पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियोमीटर से अपन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, उस समय गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आती है 0, यानी पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, जबकि वोल्ट मीटर है वो हमेशा सर्किट से कुछ ना कुछ करंट तो लेगा ही लेगा। तो कुछ ना कुछ करंट लेगा, तो हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल यानी थ्योरेटिकल से थोड़ा सा कम आएगा, थ्योरेटिकल से थोड़ा सा कम आएगा। अच्छा जी, तो थोड़ा सा इनएक्यूरेट रीडिंग देता है। अच्छा, ये एक्यूरेसी की तरफ तब चलेगा जब आईजी की वैल्यू 0 की तरफ चले, और आईजी 0 की तरफ जब जाएगा जब इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी की तरफ चले, यानी इधर जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना करंट ऊपर की तरफ कम जाएगा। तो देखो जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जितना हाई हो उतना बढ़िया, तो जितना रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, आईजी किधर जाएगा बेटा 0 की तरफ, और आईजी 0 की तरफ जाएगा तो ये आइडियल बनता चला जाएगा। और जब आरबी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है उस समय आईजी एग्जैक्टली 0 हो जाता है, और फिर ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, और इस वोल्ट मीटर को बोला जाता है आइडियल वोल्ट मीटर। इसलिए आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, इंफिनिटी। कितना होता है, इंफिनिटी। और जो प्रैक्टिकली जो वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस भी मैं ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा रख सकूं उतना ज्यादा से ज्यादा रखता हूं, ताकि वो सर्किट से कोई भी करंट ना ले, ठीक है, या बहुत स्मॉल करंट ले। अच्छा जी, पोटेंशियोमीटर तो एग्जैक्ट देगा क्योंकि वो तो वैसे ही कोई करंट नहीं लेता, वो तो एकदम आइडियल वोल्टमीटर जैसा होता है। अच्छा जी, अब करें कैसे? अब ऐसा कहा गया कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अब इस बार क्या बढ़ाना है, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर टेंस टू इंफिनिटी करना है। तो क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया। अब जैसे हाई रेजिस्टेंस जोड़ा तो ये पूरी डिवाइस बन गई वोल्टमीटर। क्या बन गई, वोल्ट मीटर। अच्छा, इसको सर्किट में जोड़ा गया इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। मान लो जो भी रेजिस्टेंस था इसके अंदर, ठीक है, मान लो इसको जोड़ने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब इस सर्किट में पैरेलल में जुड़ता है तो इसके अक्रॉस भी है, तो बेटा इसके अक्रॉस भी कितना होगा, v। मान लो सर्किट से जो करंट आया वो I आया, उसमें से IG करंट इधर चला गया, तो ये IG करंट में फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है मान लो। तो फुल स्केल, जब ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे रहा होगा, जब ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन यानी इसकी पूरी रीडिंग आ रही होगी, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो IG तो करंट गया यहां से, और इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना हो गया, RG प्लस RH बराबर कितना हो गया बेटा, V। ये क्या हो गया बेटा, यानी जब ये फुल स्केल रीडिंग दे रहा होगा तब ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा, यानी ये मैक्सिमम, क्योंकि इतना करंट जाता है, ये तो फुल स्केल रीडिंग दे दिया, यानी जो ये वोल्टमीटर बना है ये इतना मैक्सिमम इतना पोटेंशियल मेजर कर सकता है। इसको बोला जाता है रेंज ऑफ वोल्टमीटर, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि 0 से 20 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, तो ये 20 क्या है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये कब आती है, जब गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट फ्लो होता है। तो यहां से अगर आप जो RH की वैल्यू देखोगे, RH की वैल्यू बेटा थोड़ा सा इधर उधर उसको घुमाना, वो आ जाएगा V/IG माइनस RG। ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ये उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। इस फॉर्म में से आप निकाल लोगे। चलो देखो इसके ऊपर में छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा, मैंने बोला आपसे वो देखा, चलो वही ले लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम। अच्छा, ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है बेटा 4 मिली एम्पियर पे। कितने में देता है बेटा, 4 मिली एम्पियर पे। इसको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 to 20 वोल्ट है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो हम बताइए कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, आपसे पूछा RH। ठीक,
क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी तो कैसे आएगी, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम हैज फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट 4 मिली एम्पियर, हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 वोल्ट, कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि इसकी सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने RH की वैल्यू निकाल ली तो आप बोलोगे बाय कनेक्टिंग दिस RH रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर इट इज कन्वर्टेड इन वोल्टमीटर ऑफ दिस रेंज। ठीक है, तो आपको RH निकालना है। तो भाई फॉर्मूला याद है तो वापस से भी फॉर्मूला लगा लो सीधा सा, याद नहीं है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, RH बराबर कितना होता है, V/IG माइनस RG, इतना ही था ना। अच्छा जी, चलिए देखते हैं बेटा, V कितना करना है 20 अपॉन IG की वैल्यू कितनी है 4 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ माइनस RG मतलब 1000। अब बच्चों देखो पिछली बार नीचे से IG को नेग्लिजिबल मान लिया था, अब नहीं मान सकते, कभी इसको उड़ा दो नीचे से। जब किसी बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं मान सकते। डिवाइड करके दोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। चलो भाई फिर भी देखो इससे इसको कट कर लो, ये कितना आ गया बेटा 5 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो RH बराबर आपके पास कितना हुआ, तो 10⁻³ यानी 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000। इतना रेजिस्टेंस आप इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ेंगे तब ये इस रेंज का वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कई बार इनके ऊपर देखो, इनके गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सेंसिटिविटी से रिलेटिव। वो तो अपन जब सेंसिटिविटी पढ़ेंगे ना तब जाके आपको समझ में आएंगे, है ना। अच्छा चलिए अब जब कई बार ऐसे कहते हैं कि जैसे एक एमीटर था जिसका रेजिस्टेंस था मान लो 10 ओम, एक एमीटर था जिसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। ठीक है, और वो था 0 से 5 एम्पियर रेंज का, ये उसकी रेंज थी। ठीक है, उसने पूछा कि बताइए अगर इसको मेरे को 0 से 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना हो रेंज में तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा जो पहले दिया होता है ना इसको तो आप गैल्वेनोमीटर मान लो। क्या मान लो, जो भी आपको पहले डिवाइस दे रखी है उसको आप गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करो। तो ये कुल मिला के ये कैसा हो गया, जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और 5 एम्पियर क्या हो गया, इस गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल रीडिंग कितनी हो गई, फुल स्केल रीडिंग। और ये अब जो कन्वर्ट करना है इसको क्या मान लो बेटा, आई, इसको क्या मान लो, आई रख दो भाई। तो RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब जो आपको शंट रेजिस्टेंस पर कितना जोड़ना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा IG यानी 5 अपॉन I माइनस IG यानी 10-5 IG अपॉन I माइनस IG इंटू 10। तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ गया 2 5 25 ओम आ गया ना। आप इतना रेजिस्टेंस अगर इसकी उसमें जोड़ देंगे पैरेलल में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी रेंज यहां से यहां तक चेंज हो जाएगी। देखो ये तो हो गया IG यानी जो पहले था उसको समझ लो गैल्वेनोमीटर, ये पहले का रेजिस्टेंस है, ये पहले का आपका रेंज है, पहले वाली रेंज। ठीक है, अच्छा तो ये IG हो गया और फाइनल रेंज आपको ये चाहिए 10 तो I माइनस IG इंटू दिस। ठीक है, अब वैसे इतना ज्यादा इसलिए आ रहा है कि देखो जब आपने मैंने बोला है कि ये 5 एम्पियर का एमीटर है तो एमीटर का रेजिस्टेंस तो पहले ही तो मारा होगा, जैसे मान लो मैं 0.1 ओम बोलूं तो यहाँ पे अगर आप 0.1 ओम करेंगे तो आप इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ गया देखो 5 सॉरी पहले कैलकुलेशन शायद गलत कर दी थी हमने, हाँ पहले गलत हो गई थी ना, जब यहाँ पे 10 था तो ये कितना होता है 5 से 5 गया तो 5 तो पिछला आंसर 10 था। ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। अब कितना आ गया 5 0.1 इतना रेजिस्टेंस अगर आप इसके साथ और जोड़ दें पैरेलल में तो ये इस रेंज से इस रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए जी ओके, अगर मैं बोलता इस एमीटर को 0 से 20 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो तब भी आप ये एमीटर जो पहले जो दे रखा है उसको आप गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट कर लो, निकाल लो। RH की वैल्यू कितनी होती है बेटा V/IG माइनस RG। तो V कितना बेटा 20, IG कितना बेटा 5 माइनस RG कितना बेटा 0.1 ओम। 4 में से 3.9 ओम और उसके सीरीज में जोड़ दोगे तो ये एमीटर इस रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए जी
तो जो भी पहली डिवाइस दे रखी है उसको आप भाई एमीटर हो वोल्टमीटर हो कुछ भी हो, एमीटर हो वोल्टमीटर हो कुछ भी हो, है तो गैल्वेनोमीटर ही, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन ही तो कर रखा है, सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस ही तो जोड़ रखे हैं, और भी खास बात नहीं ना। याद रखने की आप ऐसे याद रख लो, तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, और गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है। ऐसे वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट में, और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है गैल्वेनोमीटर के, जब वोल्टमीटर बनाते हैं ना, उल्टे होते हैं दोनों काम। चलिए जी, और एमीटर का रेजिस्टेंस तो बेटा मैंने आपको बता ही दिया, और वोल्टमीटर का, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, RS इंटू RG अपॉन RS प्लस RG। और उस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि बताइए एमीटर, मैंने पूछा था कि शंट रेजिस्टेंस बताओ जिससे एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, उस बार ये भी मैं पूछ सकता था कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस निकलेगा भाई इस फॉर्म में से। ऐसे वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, RH प्लस RG, ये दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। ये पैरेलल में थे इसलिए ये क्या हो गया बेटा आपका एमीटर का रेजिस्टेंस। किसका हो गया, एमीटर का रेजिस्टेंस। चलिए आगे का और टॉपिक करते हैं। अब आती है सेंसिटिविटी, क्या आती है, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है, अच्छा आपको मैंने पहले ही समझा रखा है सेंसिटिविटी क्या होती है। अगर दो चीजों को सेम इनपुट दो तो कौन ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वो जो डिवाइस है वो आपकी मोर सेंसिटिव कहलाती है उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए, है ना। दो आदमियों को सेम धूप में खड़ा करो, जिसको ज्यादा धूप तो बराबर ही है, पर जिसको ज्यादा फील हो रही है वो धूप के लिए क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है ना। दो आदमियों को बराबर ठंडा पानी पिलाओ, जिसके दांतों को ज्यादा पता चल रहा है, जिसके दांतों में दर्द हो रहा है, वो यानी उसके दांत जो उसके टीथ है वो ज्यादा सेंसिटिव है इस टेम्परेचर के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही वो सेंसिटिविटी क्या होती है, ये होती है बेटा सेंसिटिविटी आउटपुट पर यूनिट इनपुट। किसी भी डिवाइस में यूनिट इनपुट दो तो कितना आउटपुट देती है, ठीक है। अभी जो अपने गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसका आउटपुट कैसा आता है बेटा, डिफ्लेक्शन में। कैसा आता है बेटा, डिफ्लेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर का जो आउटपुट होता है वो निडल की डिफ्लेक्शन से तो डिनोट होता है ना, निडल का डिफ्लेक्शन तो पता है कितना आउटपुट है। तो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट इनपुट, कि यूनिट इनपुट के लिए कितना डिफ्लेक्शन देता है। अच्छा, अब इनपुट अपन दो टाइप के ले सकते हैं बेटा, एक तो करंट, अगर मैं यूनिट करंट फ्लो कराऊं, या मैं उसको यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस से या वोल्टेज से कनेक्ट करूं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग दो तरीके के इनपुट होते हैं। तो सेंसिटिविटी को दो तरीके से डिफाइन किया गया, एक तो डिफाइन किया गया करंट सेंसिटिविटी, और एक डिफाइन किया गया बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए, करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, अगर इसकी में ऊपर तो डिफ्लेक्शन है, ये तो यूनिट लेस होगा। जनरली डिफ्लेक्शन को नंबर ऑफ डिवीजन में बता दिया जाता है, जैसे 5 डिवीजन पर एम्पियर। तो यानी 1 एम्पियर करंट देके जब भी आप उसमें 1 एम्पियर करंट दोगे तो 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन देगा, है ना। तो इसको डिवीजन पर एम्पियर से लिख दिया जाता है जो करंट सेंसिटिविटी है, बाकी डिवीजन कोई यूनिट नहीं है। अच्छा जी, डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन किसको बता रहा है कि निडल कितना डिफ्लेक्ट हुई है। जैसे 0 से 1 के बीच में आपने 10 डिफ्लेक्शन कर रखे हैं, और मैं कह रहा हूँ उसकी सेंसिटिविटी है 5 डिवीजन पर एम्पियर, यानी 1 एम्पियर आप जब करंट दोगे तो 5 डिवीजन चल रहा है। जैसे ये 1 है, तो 1 एम्पियर करंट दिया आपने, तो कितने डिवीजन चला, जैसे 5 है तो इसका मतलब इसके बीच में आपने 5 डिवीजन बना दिया ना, यानी एक यूनिट इनपुट के लिए 5 डिवीजन का डिफ्लेक्शन देगा, है ना। ये नंबरिंग, थोड़ा नंबरिंग से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मान लो ये कोई स्केल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये कोई एमीटर नहीं, कोई नहीं, इसमें ऐसे डिवीजन है। मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, निडल यहाँ आ गई, तो मान लीजिए ये 5 डिवीजन आई, मान लीजिए ये 5 डिवीजन है, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 डिवीजन पर एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट फ्लो कराऊंगा तो डिवीजन कितने हो जाएंगे बेटा, 10। तो 10 डिवीजन और नीचे करंट कितना हो जाएगा, ऊपर 10 डिवीजन और नीचे करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। बोलो सही है, और वो तो होना भी है भाई। जब मैं कह रहा हूं 5 डिवीजन पर एम्पियर, और मैंने आपको बताया था स्केल कैसी है, लीनियर है,
तो 1 एम्पियर में 5 डिवीजन आए हैं, तो 2 एम्पियर में कितने आ जाएंगे? 10 डिवीजन आ जाएंगे। कितने डिवीजन आ जाएंगे? 10 डिवीजन आ जाएंगे। चलिए ऐसे बेटा इसको अपन लिख सकते हैं, देखो क्या इसको लिख सकते हैं 5/IR, V को बेटा IR भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा 5/I को लिखा जा सकता है करंट सेंसिटिविटी, क्या लिखा जा सकता है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर का, ये गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है, ये गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी, देखो इस इक्वेशन से लिखो दोनों में रिलेशन SC अपॉन RG, SC अपॉन RG। तो अगर मैं देखूं RG की वैल्यू तो ये आती है SC अपॉन SB। देखो अभी जितने भी आपने फॉर्मूला लिखे थे, शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा था आपने RS का, कितना लिखा था बेटा? IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। तो क्या आपको गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही थी? यस सर। तो देखो अभी दो तीन मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा था, उनमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा था। कई बार नहीं देता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, उसकी जगह उसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे देता है। ऐसा कहता है एक गैल्वेनोमीटर था जिसकी करंट सेंसिटिविटी इतनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी है, तो बताइए उसको फुल स्केल डिटेक्शन इतने करंट में देता है और इस रेंज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको देखो ये फुल स्केल करंट देगा, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी रेंज देगा, RG नहीं देगा। RG की जगह क्या देगा? उस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इतनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इतनी है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो ही किसके बराबर आता है? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है, तो आप RG यहां से निकाल के इसमें रख दीजिए। और जैसे ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे वहां पे भी RG तो काम आ ही रहा था, वहां कितना हो रहा था? V अपॉन IG माइनस RG बराबर RH। तो RG की वैल्यू SC अपॉन SB। तो यहां से आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए जी और देखिए, अच्छा जी वापस से आते हैं, बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी पे। करंट सेंसिटिविटी आई बेटा 5/I, क्या है? 5/I। और आप तो जानते हो सर जी 5 इक्वल टू होता है NAB/C इंटू I, मतलब होता है या नहीं होता है? तो सर जी 5/I कितना हो जाएगा? NAB/C। वेरी गुड, तो सही है। और देखो मेरे को पता था 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो अगर मैं 5 और I के बीच में ग्राफ बनाऊं, ये 5 और ये I, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा कौन से एक्सिस के साथ? I एक्सिस के साथ, वो क्या बताएगा? ये वाली टर्म। और ये वाली टर्म क्या है? करंट सेंसिटिविटी। ये वाली टर्म क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो देखो 5/I की वैल्यू करंट सेंसिटिविटी तो है, तो अगर आप इधर से लिखो, देखो 5 इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इनटू I, ये लिखा होता है करंट सेंसिटिविटी इनटू I। ये सेम ऐसे होगा ना, V इक्वल टू IR, तो V और I में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? VI। और I एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? यानी tan ऑफ थीटा क्या बताएगा? I एक्सिस के साथ जो वो बताएगा रेजिस्टेंस। ऐसे 5 और I में ग्राफ बनाओगे तो कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और जो I एक्सिस के साथ स्लोप होगा यानी tan ऑफ थीटा होगा, वो क्या बताएगा बेटा? करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है? NAB अपॉन C। C को KT से लिखे ना, ये स्प्रिंग की टॉर्सनल स्टिफनेस थी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे बात करूं ग्राफिकल क्वेश्चन की, तो मैं कहूं कि बेटा दो गैल्वेनोमीटर है जिनके लिए 5 और I का ग्राफ दिया हुआ है। 5 और I का, जैसे ऐसे ये I है, ये 5 है, ये गैल्वेनोमीटर A है, ये गैल्वेनोमीटर B है। तो मैंने कहा बताइए किसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी? करंट सेंसिटिविटी A की या करंट सेंसिटिविटी B की, किसकी ज्यादा होगी? तो बेटा स्लोप किसके साथ लिखना है? I एक्सिस के साथ। तो ये बना के देख लो किसका ज्यादा एंगल बन रहा है? B का। थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ A। थीटा A, ये थीटा B, जिसका एंगल ज्यादा, इसका स्लोप I एक्सिस के साथ। किस एक्सिस के साथ? I इधर बनाता तो मैं इधर से एंगल बनाता, I इधर बना के तो इधर से एंगल बनाया। जो ज्यादा एंगल बना रहा है I एक्सिस के साथ, जैसे I के साथ A ने ज्यादा एंगल बनाया तो A की सेंसिटिविटी ज्यादा, B ने ज्यादा बनाया तो B की, क्योंकि स्लोप की सेंसिटिविटी के बराबर था। SC बराबर क्या था? tan थीटा। और थीटा किसके साथ? I एक्सिस के साथ। तो किसका थीटा ज्यादा आ रहा है बेटा? B का। तो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा आएगी बेटा? B की सेंसिटिविटी ज्यादा आएगी।
सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास ये है, या तो आप किसी भी एक चीज को आई या फाइव, एक चीज को कांस्टेंट लो, जैसे मान लो दोनों में सेम करंट ले लो, सेम करंट यानी इसमें भी इतना करंट दिया और बी में भी इतना करंट दिया, तो ए का डिफ्लेक्शन कितना आया, इतना, और बी का डिफ्लेक्शन कितना आया, इतना। दोनों को आपने सेम इनपुट दिया, सेम करंट दिया, ये ए का डिफ्लेक्शन है और ये बी का डिफ्लेक्शन है। किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है बेटा, बी का। तो सेम इनपुट के लिए कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, बी। दोनों में करंट तो देख सेम है, सेम करंट में डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा आ रहा है बेटा, बी का। जो सेम करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो इनमें कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, बी, तो बी ज्यादा सेंसिटिव है। चाहे आप इधर से निकाल लो, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे निकालना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब आगे बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो जो करंट सेंसिटिविटी का आपके पास फॉर्मूला था, SC = NAB/C। तो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कैसे किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय डिक्रीजिंग KT या C, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, है ना, ये C या KT की बात है। अच्छा, अब देखो इनमें से वैसे देखा जाए तो सबसे सुटेबल मेथड होता है KT को कम कर दीजिए, है ना, या जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस को कम कर दीजिए। ठीक है, इसको भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, है ना, उसके पास रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए स्प्रिंग के पास, पर फिर भी आप जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। तो इसको कम करने के लिए बेटा अपन जो स्प्रिंग लेते हैं उसका मटेरियल फास्फोरस ब्रॉन्ज लेते हैं। कौन सा लेते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग बना दी जाती है, जिसके लिए KT की वैल्यू काफी कम होती है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे सुटेबल मेथड तो क्या है बेटा, KT कम कर दीजिए अगर आप कर सकते हो तो। KT कम करने के लिए जो स्प्रिंग लगती है उसका मटेरियल कौन सा लेते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज। कौन सा, फास्फोरस ब्रॉन्ज। उसके बाद भी अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो देखो ये जो तीन मेथड है ना, ये तीन मेथड से कोई सा मेथड लगाओगे तो जो गैल्वेनोमीटर है बल्कि बन जाता है, बड़ा बन जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तब भी बेटा कॉइल का साइज बढ़ने वाला है, एरिया बढ़ाओगे तो वैसे ही बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो बेटा बड़े मैग्नेट लगाओगे तो भी ये तीनों ही जो गैल्वेनोमीटर को हैं वो बल्कि बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, बल्कि। तो सबसे सुटेबल मेथड तो क्या हो गया बेटा कि आप KT को रिड्यूस कर दो। ठीक है, फिर भी अगर आपको बढ़ाना है तो इन तीनों में से भी जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, आपने 2 टर्न बनाए उसी लिए 4 टर्न बना दिए। कितने बना दिए, 4 टर्न्स बना दिए आपने। ठीक है, तो साइज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, देखो उनके ऊपर ही 2 टर्न और लगे, पड़ा तो है पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एरिया डायरेक्ट बढ़ाओगे तो फर्क डायरेक्ट पड़ेगा, बी बढ़ाओगे तो डायरेक्ट ही साइज बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी, पर n बढ़ाने पर जो साइज ऑफ गैल्वेनोमीटर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तो है KT को अगर आप घटा सकते हो KT घटा दो, वरना उसके बाद जो मेथड है वो क्या आता है नंबर। अब KT को तो घटाओगे क्या, फास्फोरस ब्रॉन्ज के आपने लगा दिया एक बार तो मतलब ये फिक्स हो गई। अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मैं आपको नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एरिया और बी बढ़ाना ये सुटेबल मेथड नहीं है। टू इंक्रीज द एरिया एंड इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी आर नॉट सुटेबल मेथड बिकॉज दे मेक गैल्वेनोमीटर बल्कि, ये गैल्वेनोमीटर को बल्कि यानी बड़ा बना देते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, और देखिए क्या मैंने कहा कि मैंने एक फिक्स एरिया, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड और एक स्प्रिंग फिक्स लेगी, तो क्या करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगी। यानी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, डबल। नंबर ऑफ टर्न्स ट्रिपल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी कितनी हो जाएगी, ट्रिपल। तो जितने गुना आप नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करेंगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न काम में लिए जाते हैं। जो कॉइल है उसमें बहुत सारे टर्न बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि सेंसिटिविटी हाई रहे। अच्छा जी, दूसरा, अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया NAB/C/R। करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ही तो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ ऑफ वायर पे। और लेंथ ऑफ वायर किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे। तो देखो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हुई वो हुई SC/R। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करूं तो ये पक्का इंक्रीज होगी भाई, पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करूं तो देखो SC तो इंक्रीज होता ही होता है, बट क्या नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से क्या जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यस सर,
तो मैं गारंटेड नहीं कह, अगर ये भी बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है जब तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगी, अगर ये ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और ये दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगी। बाकी जो जनरल रहता है भाई आरजी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होता है। तो देखो आरजी जो होता है ये भी लगभग नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एससी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो देखो जैसे मान लिया आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए, नंबर ऑफ टर्न डबल किए, n से 2n किए, तो करंट सेंसिटिविटी है वो ट्वाइस हो गई, ठीक है। अच्छा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी तो नंबर ऑफ टर्न डबल करते ही ये डबल हो गया 2sc, और रेजिस्टेंस भी डबल हो गया 2r, कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, वो मैंने मान लिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में अपन गारंटेड नहीं कह सकते, बाकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फर्क पड़ता है तो थोड़ी सी बढ़ेगी घटेगी, वरना ऑलमोस्ट क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। कौन चीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर ये भी बढ़ जाता है और ये भी बढ़ जाता है, तो वोल्टेज। तो कभी ऐसा है कि इफ वी मेड नंबर ऑफ टर्न ट्वाइस, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, देन करंट सेंसिटिविटी गारंटेड बिकम्स डबल, ट्वाइस हो जाएगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। और क्यों रहती है ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आल्सो इंक्रीज, सो द रेशियो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। चलिए जी, याद रखा बेटा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक का हो गया, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका मैग्नेटिज्म। आप इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो आपने बुक ले रखी है, जो भी ले रखी है दिनेश वगैरह, उसके सारे एग्जांपल पढ़ के देखिए, और जो उसकी एक्सरसाइज दे रखी है उसके अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दे रखी होगी, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सोल्व कीजिए, और मेनली तो एग्जाम्पल तो कम से कम आप सारे पढ़िए ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मंडे से नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे, ओके, नेक्स्ट चैप्टर, ओके, थैंक यू।